इंडियन इकोनॉमी से हर साल 15 से 17 क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जो कि ट्रांसलेट होते हैं 30 टू 34 मार्क्स में। या फिर ये कहा जाए कि 20%, ऑलमोस्ट 20% जो पूरे क्वेश्चन का है, यानी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको जो है 20% क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमी से मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम इंडियन इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट हमारे लिए सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये होगा हमारे लिए कि हम जो इजी क्वेश्चंस हैं, यानी ऑलमोस्ट 60 टू 70% क्वेश्चंस जो रहते हैं टोटल आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 15 से 17 क्वेश्चन में, जिसका मतलब है 9 से 10 क्वेश्चंस, 9 से 10 क्वेश्चंस हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। 9 से 10 क्वेश्चंस का मतलब हुआ 18 से 20 मार्क्स। और 18 से 20 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आप भी जान रहे हैं। अगर आप 65 टू 75 के रेंज में अगर बार बार आते हैं तो हो सकता है अगर आपका इंडियन इकोनॉमी वीक है तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से थोड़ी मदद ले सकते हैं। अगर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें हम 8 से 10 लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अभी हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आई होप कि ये वीडियो सीरीज़, ये इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कौन क्या कवर करने वाले हैं हम आज। तो ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा ओवरव्यू। इसमें अगर हम बात करें तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम मोस्टली जो बात करेंगे वो रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो प्रीलिम्स है वो मेजरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ठीक है। अगर आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस देते हैं तो आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक वाला सेक्शन यानी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो बाकी हमारे लेक्चर्स बच रहे हैं ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक के सेक्शन में आते हैं। और अगर हम बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक का सेक्शन जो है स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम से, जहाँ पे हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। प्लानिंग में हम बात करेंगे कौन कौन से 5 ईयर प्लान थे, कब से स्टार्ट हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में अगर हम बात कर लें यहीं पे तो सेकंड और 12th जो हमारा 5 ईयर प्लान्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और भी जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं उन सारे के बारे में जानेंगे, उनके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं वो देखेंगे हम। ये दोनों जो टॉपिक आप देख रहे हैं 5th एंड 6th, मनी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे 14 टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही दोनों हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में आप आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में आप पढ़ते ये हैं कि जो आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक जो हमारे इंडिया का है उसके पास जो टूल्स हैं उनका वो किस तरीके से यूज़ करता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक के स्टैट्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, आपका रेपो रेट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब हम यहाँ पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। पब्लिक फाइनेंस जो है ये आपका फिस्कल पॉलिसी होता है, यानी बजटिंग अगर हम कहें तो ये इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ पे हम बजटिंग के सेक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे हम बजट रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीट, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्फ्लेशन का टॉपिक, जिसको हम देखेंगे और ये कहीं ना कहीं हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी वाले सेक्शन में ये हम कवर कर लें। फिर हमें फाइनेंशियल मार्केट्स देखना है और फिर हम अलग से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनक्वालिटी के सेक्शन को देखेंगे। पॉवर्टी में हम डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ को देखेंगे, अलग कमेटी के बारे में जानेंगे, हम तेंदुलकर कमेटी के बारे में जानेंगे जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम थोड़ा देखेंगे। एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अगर हम बात करें। और फिर एक्सटर्नल सेक्टर जहाँ पे हम करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में है जहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर हम ये इन 14 टॉपिक्स की बात करें तो हो सकता है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको सीक्वेंस में ना मिले, बट क्योंकि हम इसको कोशिश करेंगे 8 से 10 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने की, तो हो सकता है 2-2 टॉपिक एक एक लेक्चर में हम लोग कर लें, ठीक है। और अभी तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कोशिश करेंगे
बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेशनल इनकम और बाकी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें कुछ बैकग्राउंड जानना है, बस थोड़ी सी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग क्या है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ शब्द है। एक वर्ड है ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और एक वर्ड है नेमेन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का जो लिटरल मीनिंग है वो आपका निकल के आ रहा है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब जब हम एज अ सब्जेक्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो ये है स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, इसको आसान भाषा में अगर कहा जाए तो हमारी जो अर्थ है इस पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, या फिर अगर हम कोई टेरिटरी लें या कोई कॉन्टिनेंट लें या फिर हम इंडिया की बात करें यानी एक कंट्री की बात करें, तो इंडिया में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं सब लोग इसका बेनिफिट उठाएं। जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको बराबर का हक मिले उसे यूज़ करने का अपने डेवलपमेंट के लिए। वो उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर हम कहें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर उनकी कोई वांट है या फिर कोई विशेज़ हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करके कर लें। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम रिसोर्सेज को बाकी लोगों को देंगे कैसे। ये एक प्रॉब्लम है इस लिमिटेड रिसोर्सेज की जो एक सोसाइटी फेस करती है। सोसाइटी क्या फेस करती है, 3 तरह के प्रॉब्लम फेस करती है। अब जो रीजंस थे क्यों रिसोर्सेज क्यों बंटने चाहिए, क्योंकि कोई पर्सनल डेवलपमेंट है, किसी की विशेज़ हैं, कोई वांट है, और एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन भी हमें जो है आगे प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो उस चीज़ में 3 प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं कि ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और फॉर होम किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं सोसाइटी फेस करती है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब जब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ तो इसकी अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हुई। अब उन ब्रांचेस में 2 ब्रांचेस जो हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं इकोनॉमिक्स में, या फिर क्लासिफिकेशन कहा जाए तो 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल मार्केट पे, इंडिविजुअल यूनिट पे, या इंडिविजुअल एक पर्सन के बिहेवियर पे कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका सेलिंग बिहेवियर क्या है अगर वो सेलर है कोई। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व रहती हैं। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, तो हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर हम बात करते हैं तो कभी हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, किसी कमोडिटी को लेकर के हम बात करते हैं, या फिर किसी सर्विस को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि इसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो हम नेशनल लेवल पे, एक कंट्री लेवल पे, या फिर एक रीजन लेवल पे वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम फोकस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, कम करना है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। मनी एंड बैंकिंग एज अ होल हम देखते हैं पूरे कंट्री में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं पूरे देश की, हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आपकी लार्जर पिक्चर प्रेजेंट करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम यूनिट लेवल पे जा करके किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। अब इसको हम एक इस छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो बड़ा सा स्क्वायर है, ग्रीन स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी कंट्री है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, अब ये यूनिट्स जो हैं ये बिजनेस यूनिट्स हो सकती हैं या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक यूनिट को स्टडी करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, ये एक कोल इंडिया का जो कह सकते हैं आप, उनका जो प्रॉफिट लॉस है, उनके जो सेल्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री एज अ होल है, जहाँ पे डिफरेंट आयरन ओर की भी माइनिंग की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोल की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपर की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायमंड की भी बात कर रहे हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक यानी पूरे माइनिंग इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी डिमांड एंड सप्लाई कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे।
तो आई होप कि यहाँ तक जो बेसिक बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही हमें जानना है। अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पूरा लेक्चर रहने वाला है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर रहने वाला है, और सिर्फ एक यही लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम सारे जो हमारे मेन प्रीलिम्स में एग्जाम में आते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, जहाँ पे हम वेबलेंड गुड्स के बारे में जानेंगे, हम गिफन गुड्स के बारे में जानेंगे, और नॉर्मल गुड्स के बारे में जानेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में जानेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आपके CAPF, CDS और स्टेट PCS में। इन सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टेट लेवल, CAPF और CDS में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे गए हैं UPSC के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जानेंगे, ठीक है। फिर हम डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग लॉ देखेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेंगे। फिर हम लोग सप्लाई में भी सप्लाई का जो लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो देखेंगे, और डिटरमिनेंट्स क्या हैं सप्लाई के, वो हम देखेंगे। और फिर इनके बारे में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जानेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोई चेंज किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, या प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है, ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, जिसमें हम इन इलास्टिक डिमांड पढ़ते हैं, हम परफेक्ट इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम हम जानेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो बराबर हो जाती है। जितनी डिमांड है मार्केट में उतनी सप्लाई हो जाती है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन रहते हैं आपके। परफेक्ट रहता है, इम्परफेक्ट रहता है। इम्परफेक्ट भी 3 तरह का रहता है, जिसमें ओलिगोपोली रहती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, और एक और रहता है वो अभी याद नहीं आ रहा, देखते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक से CAPF में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट UPPCS में पूछा जा चुका है 2-3 बार। और अदर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे। 1-2 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिफरेंट 4 तरह के ग्राफ्स हैं जो हम लोग इनिशियली देख रहे थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जहाँ पे हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन था। इम्परफेक्ट में 3 तरह के थे हमारे, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, और मोनोपोली था, ठीक है। ये तीनों हमें पढ़ने हैं इनके साथ में। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुड या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड में अगर हम बात करें, तो टाइप्स ऑफ गुड में ये 8 तरीके के हमें पढ़ने हैं। बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा जो भी एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक गुड होता है बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अगर टच कर सकते हैं तो वो टेंजिबल है, अगर आप उसे टच नहीं कर सकते हैं तो वो इंटेंजिबल है, ठीक है। जैसे सर्विसेज जो हैं वो इंटेंजिबल है। बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट है, या फाइनल प्रोडक्ट है, वो है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है, ये हमें जानना है। वेबलेंड, इंफीरियर गुड, गिफन गुड्स। बेस्ड ऑन इनकम हम देखेंगे कुछ गुड। एक्सक्लूडेबल कौन से हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन से होते हैं, राइवल एंड नॉन राइवल गुड्स को हम देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखेंगे, और डीमेरिट गुड्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया, बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी यानी ये आपका ये गुड्स हो जाएंगे, और नॉन टेंजिबल जो हैं वो सर्विसेज। तो 2 चीज़ें हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल हो सकते हैं गुड्स। और जो टेंजिबल है उन्हें गुड्स कहा जाएगा, और नॉन टेंजिबल है सर्विसेज कहा जाएगा उन्हें, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किसी कंपनी की लिस्ट है, ठीक है, तो अगर उनके पास कस्टमर लिस्ट है तो वो उनका इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गुड्स में आपके। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर आपका जो है ये टेंजिबल है, आप इसे टच कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले अगर स्टेज में है तो उसे हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, आयरन ओर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल्स में आती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस के बीच में है,
ये फाइनल नहीं है, इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, ये अभी फर्दर प्रोसेसिंग इनकी होगी तब जाके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल में आयरन ओर देखा था, अब हम इंटरमीडिएट गुड में देख रहे हैं स्टील, और अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो हम हो सकता है फ्यूचर में फाइनल गुड्स में हम देखें कार या फिर कोई मशीन, ये मेटल से बनी हुई है यानी स्टील से बना हुआ है, तो आयरन और आपका एक रॉ मटेरियल हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्टील हो सकता है, और फाइनल गुड में आप कार को देख सकते हैं। अब फाइनल गुड भी दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं जिनका मतलब होता है मशीन्स, ठीक है। यहाँ कैपिटल गुड्स की जब भी हम बात करेंगे मतलब इकोनॉमिक टर्म में मशीन्स को कंसीडर किया जाता है और बाकी और भी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स का मतलब है ये मशीन है, ठीक है। दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरेबल होता है, एक नॉन ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल जैसे कि कार, मतलब कि जो 3 साल से ऊपर ग्रेटर देन 3 ईयर्स अगर किसी की लाइफ है किसी गुड की या प्रोडक्ट की तो उसे ड्यूरेबल गुड कहा जाएगा। अगर किसी की लाइफ जो है वो 3 साल से कम है तो उसे नॉन ड्यूरेबल गुड कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल फूड, ठीक है, फूड खाना ख़राब हो जाता है, कोई एक्सपायरी डेट रहेगी 6 महीना 1 साल, तो ये सब 3 साल के अंदर ही रहता है, ठीक है, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स अगर इनको एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर दिया गया तो उन्हें फाइनल गुड कंसीडर किया जाएगा। यानी जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे, जो डेटा निकालेंगे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, तो ये जो अगर हम इन्हें एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम इन्हें जो है कंसीडर करेंगे फाइनल गुड्स, ठीक है। अब हमें तीसरा, ये हमारे 2 टाइप्स हो गए, अब हम तीसरा टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन प्राइस। अब बेस्ड ऑन प्राइस पे अगर हम बात करें तो कुछ तरह के गुड्स होते हैं जो फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटेगी यानी कम होगी, ठीक है। प्राइस बढ़ गया, अब लोगों की कैपेसिटी उतनी ही सेम थी बाइंग कैपेसिटी, तो वो क्वांटिटी जितनी पहले खरीद रहे थे उससे कम खरीदेंगे, तो उस तरह के गुड्स होते हैं जिनका लॉ ऑफ डिमांड जो फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बनानाज, ठीक है। बनानाज हैं, आप मार्केट में पहले 1 डज़न लेते थे, 1 दर्जन लेते थे, ठीक है, यानी 12 बनानाज। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है अब आप हो सकता है उसे आधा दर्जन लें यानी हाफ डज़न लें, ठीक है, जिसमें 6 बनानाज आएंगे। ये बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है। अब कुछ गुड्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है गिफन गुड्स और एक होता है वेबलेन गुड्स। गिफन गुड जो है वो एक तरीके का इन्फीरियर गुड होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट गिफन गुड्स क्या कहता है कि अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। अब इसको आपको समझना होगा गिफन गुड्स का, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। गिफन गुड, गिफन गुड्स में क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड क्यों बढ़ती है, वो इसलिए होता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर हम समझें कि एक पर्सन हम ले लेते हैं, ठीक है, इसकी डेली की डाइट जो है ये 2 चीज़ें ईट करता है, राइस है और हम कह सकते हैं दाल है, ठीक है, या पल्सेस। राइस एंड दाल ये एवरीडे इनका कंजम्पशन है, ठीक है। अब क्योंकि राइस ज़्यादा खाई जाती है, कोई भी इंसान खाता है या इस इंसान को हम अज्यूम करते हैं नॉर्मल इंसान की तरह कि राइस ज़्यादा लेता है, दाल की क्वांटिटी कम रहती है कंपेयर टू राइस। अब अगर दाल की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर हम बात करें कि दाल की प्राइस सेम ही रहती है, तो राइस की प्राइस अगर हमें बढ़ जाती है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो राइस की जब प्राइस यहाँ बढ़ जाएगी, पहले उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में वो राइस एंड दाल दोनों खा पा रहा था। अब क्योंकि राइस की प्राइस बढ़ गई है और अब उसको कहीं ना कहीं कंजम्पशन में अपने कमी करनी होगी, यानी उसके पास पैसा उतना ही है, 100 रुपये है, लेकिन उसको पेट भी अपना भरना है, तो वो क्या करेगा कि वो राइस की क्वांटिटी बढ़ा देगा, ठीक है। जब वो राइस की क्वांटिटी बढ़ा देगा, ताकि क्योंकि राइस जो है महंगा हो गया है और वो दाल उतनी ही है, अब क्योंकि उसको अपनी डाइट भी फुलफिल करनी है, उसको खाना भी उतना ही खाना है, तो वो अपनी राइस की क्वांटिटी बढ़ा देगा और दाल वो कम कर देगा, क्योंकि दाल कंपैरेटिवली महंगी थोड़ी सी आती है, ठीक है। तो जब दाल महंगी आ रही है तो वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से हम इसी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान है, एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपये हैं, उसकी 100 रुपये की डाइट होती है, ठीक है,
वो राइस एंड दाल खाता है जिसमें उसकी मेजर क्वांटिटी राइस की रहती है, ये पोर्शन उसका राइस का है, ये पोर्शन उसके दाल का है, ठीक है। अब गिवन गुड्स का जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि अगर राइस का प्राइस बढ़ेगा तो राइस की जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब हमको यही समझना है कि राइस का प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है। होता क्या है कि 100 रुपये उसके पास हैं, 100 रुपये में वो राइस एंड दाल आराम से खा ले रहा है, उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर ले रहा है। बट होता क्या है कि जब राइस की प्राइस बढ़ जाती है तो वो उसके बजट के बाहर जाने लगता है। अब उतना ही जितना वो खा रहा था, अगर वो पहले 100 ग्राम राइस खा रहा था, अब 100 ग्राम राइस उसको जो है महंगे में पड़ रहा है। अब टोटल बजट उसका 110 जा रहा है, बट उसके पास 100 ही रुपए हैं। अब ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है इसके पास है नहीं, तो ये एडजस्ट कहाँ करेगा, ये इसकी कहीं कटौती करेगा। वो कटौती करेगा यानी जो करेगा वो दाल पे करेगा, वो दाल कम लेगा, ठीक है। बट दाल कम लेने की वजह से वो क्या करता है, अब उसकी डाइट रिक्वायरमेंट वही है, उसको भूख उतनी ही लग रही है, तो वो अपनी राइस की रिक्वायरमेंट उस जो पैसे से जो बचाएगा वो राइस बाय परचेज कर लेगा। इसी वजह से जब वो राइस परचेज करेगा तो वो मार्केट में राइस की डिमांड बढ़ाएगा, ठीक है। इसी वजह से गिवन गुड्स क्या कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ठीक है। अब गिवन गुड्स जो होते हैं वो खास तरह के इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इसका मतलब नॉन लग्जरी गुड्स। इन्फीरियर गुड्स की खास बात क्या है कि इन्फीरियर गुड्स जो हैं वो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है 40 रुपए का राइस खाते थे, 40 रुपीज़ पर केजी फॉर एग्जांपल, 40 रुपीज़ पर केजी का आप राइस खाते थे। अब आप तब आपकी सैलरी हो सकता है कि मान लेते हैं 10,000 रुपये थी पर मंथ, अब आपकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको अब नहीं करेंगे, ये आपके इन्फीरियर गुड हुआ करता था, यानी इसकी क्वालिटी जो है वो कम थी। अब आप हो सकता है 80 रुपये किलो वाला राइस खाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप जब ये 40 रुपये वाला किलो खा रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, अब आपने इसको छोड़ दिया, अब आप 80 रुपये खा रहे हैं तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। यही चीज़ इन्फीरियर गुड्स में होता है, इन्फीरियर गुड्स में यही होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब वेबलिन गुड्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। वेबलिन गुड्स के साथ क्या है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं रोलेक्स वॉच का। अब ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ये इसलिए होता है क्योंकि वेबलिन गुड्स जो होते हैं वो लग्जरी गुड्स होते हैं और ये आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रिच पीपल हैं अगर वो ख़रीद रहे हैं, अगर वो रोलेक्स की वॉच महंगी मिल रही है तो उनके लिए उनको वो लगता है कि हम मैंने इतनी महंगी वॉच पहन रखी है, ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है। प्लस ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब रोलेक्स की वॉच अगर पुरानी हो रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। इन्होंने 4 लाख रुपए में ख़रीदी थी, समय के साथ अगर बीत गया, काफ़ी पुरानी हो गई है, तो हो सकता है उसकी प्राइस अब बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये एक लग्जरी गुड है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वेबलिन गुड्स की कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब ये था बेस्ड ऑन प्राइस। इससे पहले हमने टेंजिबल गुड्स टेंजिबिलिटी के ऊपर बेस देखा, फिर हमने सेकंड में हमने देखा कि कौन से स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे। अब हम बेस्ड ऑन इनकम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स हम पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन इनकम है कि अगर आप बढ़ेगा तो आप की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जेनरिक ब्रांड्स हमने बात की कि 40 रुपये का आप चावल खा रहे थे किसी ब्रांड का, अब क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप 80 रुपये वाला किलो चावल खा रहे हैं। इसमें एक और एग्जांपल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। अगर पहले आपके पास पैसे, आपकी सैलरी कम थी, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे थे, अब आपके पास पैसे आ गए, हो सकता है आप कार पूलिंग करके जाएँ, आप ऊबर करके जाएँ, या फिर आप डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो हो सकता है आप कार खरीद लें, फ्यूचर में लोन पे ले लें, वो सारी चीज़ें। तो इन्फीरियर गुड्स के साथ यही होता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होती है उनकी, ठीक है। अब बेस्ड ऑन इनकम 3 तरह की चीज़ें और होती हैं, 3 गुड्स और होते हैं, नॉर्मल गुड्स, कंफर्ट गुड, लग्जरी गुड। अब ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी इनकम क्या है, ठीक है। अब इनमें क्या रूल कहता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन का, ठीक है। अब एजुकेशन में क्या है कि एक, अब ये तीनों चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी इनकम लेवल क्या है। कैसे, अगर एजुकेशन है, अगर एक गरीब इंसान है तो एजुकेशन उसके लिए लग्जरी गुड होगा, ठीक है।
अब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं, ठीक है, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में आते हैं, तो आपके लिए एजुकेशन एक कंफर्ट गुड है कि आप ठीक ठाक एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक हायर इनकम ग्रुप में हैं तो आपके लिए ये एजुकेशन नॉर्मल गुड हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम बढ़ने से डिमांड कैसे बढ़ती है? अब आप सपोज कीजिए आप मिडिल इनकम ग्रुप में हैं, अभी इस वक्त आपके लिए कंफर्ट गुड है, आप आईआईटी में पढ़ना चाह रहे हैं। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपके लिए वो नॉर्मल गुड बन जाएगा, आप हायर एजुकेशन के लिए, आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब हम जो है विदेश में पढ़ाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि इनकम बढ़ने से किस तरीके से डिमांड बढ़ती है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल इनकम लेवल पे हैं। गरीब के लिए एजुकेशन लग्जरी है, आपके लिए कंफर्ट है, किसी अमीर इंसान के लिए वो नॉर्मल गुड हो सकता है। अब क्योंकि अगर अगर कोई पुअर पर्सन है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो अफोर्ड कर पाएगा एजुकेशन को, तो उसके लिए कंफर्ट एजुकेशन थी। पहले वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा था, प्राइमरी स्कूल में, बट अब क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहा है तो अब वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उसके लिए वो कंफर्ट गुड हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं किसी और इंसान के लिए हो सकता है कोई वो कंफर्ट गुड था एजुकेशन, अब वो नॉर्मल गुड में कन्वर्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। तो ये तो बात तो हो गई बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी एंड बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल की। बहुत सिंपल है, एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि वो गुड्स जिनके लिए आप पे करते हैं, फॉर एग्जांपल वाईफाई, आपके घर में वाईफाई लगा है या आपके फ़ोन में सर्विसेज हैं, आप उसके लिए जो है आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर वहीं पे हम नॉन एक्सक्लूडेबल की बात करें तो नॉन एक्सक्लूडेबल में आपको पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर एग्जांपल पब्लिक वाईफाई, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल, आप यहाँ पे करते हैं, आप यहाँ पे नहीं करते हैं, दोनों एग्जांपल्स हैं, वाईफाई और पब्लिक वाईफाई, ठीक है। अब दो गुड्स होते हैं, और राइवल गुड्स और नॉन राइवल गुड्स। राइवल गुड्स में क्या होता है कि साइमल्टेनियस कंजम्पशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल एटीएम, अगर एक एटीएम है, यहाँ पे एक इंसान इस एटीएम को यूज़ कर रहा है, एक पर्टिकुलर एटीएम को, तो उस वक्त दूसरा पर्सन उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो ये राइवल गुड्स हो जाते हैं। नॉन राइवल गुड्स क्या होते हैं? जो अलाउड है। अलाउड क्या है? फॉर एग्जांपल पब्लिक रोड्स, एक ही रोड पे एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई कार से जा सकता है, कोई पैदल वॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये आपके पब्लिक रोड्स में आएंगे जहाँ पे अलाउड रहता है साइमल्टेनियस यूज़। क्या अलाउड रहता है? साइमल्टेनियस यूज़। और राइवल में अलाउड नहीं रहता, नॉन राइवल में अलाउड रहता है, ठीक है। अब दो तरह के गुड्स और देखते हैं, फाइनल ये सेक्शन कंप्लीट होगा हमारा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जिन्हें साथ में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल मिल्क और टी लीव्स, चाय पत्ती और चाय दूध, ठीक है, चाय बनाने के लिए इनको साथ में ज़रूरत ही है। डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, मतलब उनका बुरा प्रभाव है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड टोबैको, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को समझेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरल सेंस में हम इसे जानते हैं कि यूज़फुलनेस होती है यूटिलिटी, मतलब किसी चीज़ की जो यूज़फुलनेस है कि वो, हिंदी में कहें तो उसकी उपयोगिता कितनी है, ये हमारा नॉर्मल सेंस होता है यूटिलिटी का। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है या सर्विस कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है उसके ऊपर है, ठीक है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो ये साइकोलॉजिकल होता है। इसका मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन की यहाँ बात की जा रही है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कहा गया वेजिटेरियन। एक वेजिटेरियन पर्सन अगर वो नॉनवेज फूड खाएगा तो उससे उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब कोई सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नॉट इक्विवेलेंट टू यूज़फुलनेस है, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो जो प्रोडक्ट है वो उपयोगी ही हो। फॉर एग्जांपल अगर स्मोकर स्मोक कर रहा है तो उसको तो यूटिलिटी मिल रही है, यानी उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सिगरेट से, बट उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ यूज़फुलनेस नहीं है, हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ये किसी भी रूप से आपके लिए उपयोगी नहीं है। बट यूटिलिटी क्या है कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, रिलैक्स कर रहा है माइंड, या जो भी चीज़ें हैं एक स्मोकर को फील होता है, ठीक है। अब
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन वांट, मतलब यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है जो भी पर्सन है वो डिमांड जो कर रहा है या जो उस चीज़ को चाह रहा है किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड वांट्स अ टॉय, उसकी यूटिलिटी बहुत हाई रहेगी, मतलब एक बच्चा छोटा अगर है उसको अगर कोई खिलौना चाहिए तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। वहीं अगर हम टीनेजर की बात करें तो उसे अगर टॉय मिलेगा तो हो सकता है कि उसे उतना अच्छा ना लगे जितना उसे बचपन में लगता था या किसी चाइल्ड के कंपैरिजन में, तो उसकी यूटिलिटी जो हो जाएगी उस कमोडिटी की वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं यूटिलिटी को, क्योंकि वो मेंटल सेटिस्फैक्शन है, उसकी कोई लेवल नहीं है, कोई मेजरमेंट यूनिट आप नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से एक स्मोकर की यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, दूसरे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं मुझे ठीक है, उतना ज़्यादा मैं नहीं, मैं रेगुलर नहीं, कोई हो सकता है चेन स्मोकर हो, तो डिपेंड करता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसका कोई एथिकल या मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एक गन है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकता है और एक क्रिमिनल क्राइम करने के लिए। अगर क्रिमिनल जो है वो क्राइम कर रहा है उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बट इंडिविजुअल उसे जब यूज़ करेगा तो सेफ्टी पर्पज से यूज़ करेगा अगर उसके पास गन है तो इसलिए इसका कोई एथिकल या मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है कि गन का सही भी इस्तेमाल हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो बुरा कर रहा है क्योंकि हो सकता है उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो इस चीज़ से करने से, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात कि ये क्या है, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्ड टॉपिक जो है, अगर आप डिमांड का सेक्शन समझ गए तो इस सप्लाई का सेक्शन भी लगभग इसी तरह की चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। पहले तो डिमांड का मतलब हम जान लेते हैं। डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू परचेज, ठीक है, कितनी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की डिमांड की जा रही है। फॉर एग्जांपल आप सेब खरीद रहे हैं तो कितने सेब आपको चाहिए वो डिसाइड करेगा उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। पहला क्या है कि डिमांड यानी क्वांटिटी जो मांगी जा रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो इंसान की रेंज में है, खरीदने की रेंज में, बहुत महंगी नहीं है और वो उस चीज़ को खरीदना चाह रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ बायर्स, इसका मतलब कितने लोग उसको खरीद रहे हैं उस वक्त। अगर 10 लोग खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। कंज्यूमर्स इनकम, इनकम की बात यहाँ पे हो रही है कि जितनी इनकम रहेगी उस हिसाब से आप डिमांड करेंगे। अगर आपकी मिडिल इनकम ग्रुप में है आप, तो हो सकता है आप कोई स्विफ्ट डिज़ायर लें, कार लें, या फिर हो सकता है कि आप ऑल्टो लें, डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। कोई और हो सकता है जो कि फॉर्च्यूनर खरीद रहा होगा, हो सकता है सफारी खरीद रहा होगा, तो वो उसके इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए उस वजह से, इनकम की वजह से वो डिमांड डिपेंड करेगी कितना मांग रहे हैं। अगर इसको फिर से समझे तो मिडिल इनकम ग्रुप में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उस वक्त मतलब उनकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंगली जो है एक जो एवरेज कार प्राइस है, फॉर एग्जांपल ऑल्टो हो गई आपकी, आई10 हो गई, इन सब की डिमांड ज़्यादा रहेगी। या फिर मारुति की हम बात कर लें तो उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू हायर इनकम ग्रुप, क्योंकि उनका जो नंबर ऑफ जो रिच पीपल हैं या नंबर ऑफ पीपल इन हायर इनकम ग्रुप जो है वो कम है, इस वजह से वहाँ डिमांड कम रहेगी। तो ये इफेक्ट कर रहा है क्या, क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है, कंज्यूमर इनकम, ठीक है। सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, अब डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई ही नहीं है तो ये भी डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल फिर से उसी कार वाले एग्जांपल को लेते हैं कि आपको पसंद है एक कार, आपको आई10 पसंद है, ठीक है, आई10 कार आपको पसंद है बट उसकी सप्लाई ही नहीं है। तो जब आपको पहले से पता है कि उसकी सप्लाई नहीं है तो आप, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और चीज़ आया, कोई और कार के बारे में आप सोचेंगे कि आप कहेंगे कि भाई वो कार तो अवेलेबल रहती नहीं है, तो आप किसी और कार के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसके खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो ये भी डिसाइड कर रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट का, यानी यहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है कि आई10 को खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, उसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई जब अवेलेबल ही नहीं है तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, ठीक है, अगर कोई इंसान चाय पी रहा है और कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है, अब कोई इंसान अगर कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है, यानी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है, तो लोग हो सकता है चाय की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएं, ठीक है। या अगर 3 टाइम कॉफ़ी पीते तो हो सकता है कि 1 टाइम चाय पिए, 2 टाइम कॉफ़ी पिए, तो यानी टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट डिपेंड करेगा, अगर बढ़ गया है तो। अगर कम हो गया है
तो हो सकता है कि इसको जो लोग टी पसंद करते थे अब थोड़ा कॉफ़ी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे कि हो सकता है भाई ये चीज़ सस्ती मिल रही है, तो एक टाइम हम लोग कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, बायर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। अगर किसी को चाय ही पसंद है तो वो चाहे पैसा बढ़े चाहे कम हो वो चाय ही पिएगा। ठीक है, या किसी को कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी ही पिएगा। बायर्स की एक्सपेक्टेशन, ये नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो आप मतलब हज़ारों डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक जो कॉमन डिटर्मिनेंट्स है जो आपको हर जगह मिल जाएंगे वो हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं डिमांड को, ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि ये लिमिटेड लिस्ट है। ठीक है, तो बायर्स की एक्सपेक्टेशन, सपोज़ कीजिए आपने अमेज़न से कुछ मंगाया, अपना मान लीजिए कोई कपड़ा मंगाया आपने, अब आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो आपकी फिटिंग का होगा साइज़, या आपने जो कलर, मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि आपने कलर सोचा कुछ और था, कलर थोड़ा सा उसके डिफरेंट शेड में मिलता है आपको, तो एक्सपेक्टेशन थी कुछ और मिली कुछ और। तो नेक्स्ट टाइम जो है, या आप जब लोगों को बताएंगे या जब आप रिव्यू वहाँ पे देंगे तो जो बाकी लोग पढ़ेंगे उसको तो उन्हें लगेगा कि भाई ठीक है एक्सपेक्टेशन है तो इससे, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है, मतलब कलर मांगा कुछ और जा रहा है, डिलीवर कुछ और हो रहा है। तो इस वजह से डिमांड जो है इफेक्ट हो जाएगी और कस्टमर जो हैं उस हो सकता है प्रोडक्ट को कम मांगेंगे, या फिर अगर एक्सपेक्टेशन एज इट इज़ है यानी जो सोचा गया है जैसा होगा वैसे ही हो तो डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की, इन नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा इनकम जो है आपकी वो किस तरीके से है। बहुत ज़्यादा अगर रिच इनकम ग्रुप वाले लोग आपके यहाँ पे हैं तो उनकी जो डिमांड रहेगी वो हायर क्वालिटी या लग्जरी गुड्स के लिए ही होगी, और जो उनके लिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे लग्जरी गुड्स हैं या उनके लिए जो चीज़ नॉर्मल गुड्स होगी, कंफर्ट गुड होगी, वो उसकी तरफ जाएंगे। हो सकता है लोअर एंड के जो मिडिल इनकम ग्रुप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी डिसाइड कर रहा है कि डिमांड किस तरीके की रहेगी। अब क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं तो वो जो उनके रेंज में हैं, जो उनके इनकम के हिसाब से सहूलियत में हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे डिटर्मिनेंट्स की और मीनिंग की, कितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है, ये होता है डिमांड। अब एक चीज़ हम लोग पहले समझ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एकदम सिंपल है यहाँ पे, ये बाकी सारी चीज़ों को मानता है कि जितने भी अदर फैक्टर हैं वो अगर कांस्टेंट रहें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ एक फैक्टर अगर चेंज किया जाए प्राइस, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस घट गई, कम हो गई, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस टू जो है वो कम है। ठीक है, प्राइस टू जो कम है वो यहाँ पे आ रही डी टू डिमांड पे। ठीक है, अब प्राइस जैसे इधर की तरफ P1 की तरफ बढ़ जाएगी, डिमांड D1 की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, यानी कम हो जा रही है। D1 कम है, P1 यहाँ पे ज़्यादा है, तो प्राइस जैसे बढ़ी यहाँ पे डिमांड कम हो गई, और ये कर्व जो है इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, ये है सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ गुड में पढ़ रहे थे कि जो प्रोडक्ट जो हैं लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉलो करते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो रहती है इलास्टिसिटी और डिमांड। अब ठीक जिस तरीके से डिटर्मिनेंट है उसी तरीके से डिमांड की इलास्टिसिटी है, कि मतलब कि किसी भी इन यहाँ पे जैसे अगर चार चीज़ें लिखी हुई हैं तो प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो डिमांड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, इनकम में चेंज आ रहा है तो डिमांड में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे हमने बात की मिडिल इनकम ग्रुप के आप हैं तो कुछ और डिमांड करेंगे, हायर इनकम ग्रुप में कुछ और। एक गरीब इंसान के लिए एजुकेशन जो है लग्जरी है, एक मिडिल क्लास के लिए कंफर्ट है, और एक अमीर इंसान के लिए वो नॉर्मल गुड होगा। क्रॉस यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये बताता है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट में प्राइस चेंज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर चाय बन रही है, चाय पत्ती महंगी हो गई है तो चाय की डिमांड भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि चाय पत्ती के या टी लीफ के चेंज इन प्राइस की वजह से यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट जो है जो कि है चाय है उसके या फिर मिल्क है उसके डिमांड में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, कितना एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो सेल्स हैं या फिर कम हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब
ये भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे सिर्फ ये 4 नहीं हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट इनका एक सब क्लासिफिकेशन है, वो सिर्फ डिमांड के केस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जब हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हैं, कुछ थोड़े से मैथ्स के साथ। मैथ्स क्या है, केवल क्वांटिटी और चेंज है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप डेल्टा एक्स और डेल्टा क्यू। अब ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि हमने बताया, अभी बात की हम लोगों ने, कि किसी पैरामीटर में चेंज, जैसे प्राइस है, प्राइस के चेंज अगर हो रहा है तो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है, और डेल्टा क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस की वजह से चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो रही है। अब यहाँ पे हमने कुछ लिख करके रखा है कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। और ये है क्वांटिटी में चेंज कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ये। अब अगर यहाँ पे हम माने 10 रुपये में चेंज हो रहा है, 10 रुपये का चेंज हो रहा है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ से, ये देखिए प्राइस, हम प्राइस पकड़ेंगे और फिर ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसी तरीके से आप इनकम को लेकर के बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्रॉस को लेकर के ये बाकी सारी चीज़ें। तो इन सब का ये बाइफर्केशन है, सब में ये अप्लाई होगा, ठीक है। अभी हम लोग केवल प्राइस को बात करते हैं क्योंकि प्राइस ईजी है और प्राइस सप्लाई में भी है, तो समझने में चीज़ों को आसानी होगी, ठीक है। अब इलास्टिक डिमांड किसे कहेंगे, जिसको यहाँ पे हम देख रहे हैं, इलास्टिक डिमांड किसे कहा जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस में 10 रुपये का चेंज हो रहा है और क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है उसमें 10 रुपये से ज़्यादा का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे 10 रुपये कैसे चेंज हो सकता है, वो तो क्वांटिटी है। यहाँ पे ये मतलब है कि 10 यूनिट से ज़्यादा की क्वांटिटी चेंज होगी। अगर एक प्रोडक्ट जो है 1 रुपये का है तो 10 रुपये का उसमें चेंज अगर आया है तो 10 यूनिट से ज़्यादा ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10/10 दैट इज़ 1 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। यानी जो आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी है वो 1 से बड़ी रहेगी। अब क्योंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से तो कम ही रहेगी, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू है नहीं, तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी अगर, तो उसे इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। सिंपल भाषा में अगर फिर से एक बार कहें तो जितना भी प्राइस में चेंज अगर आया, अगर 1 यूनिट का चेंज प्राइस में आया है तो 1 यूनिट से ज़्यादा का चेंज आएगा क्वांटिटी में, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर 10 यूनिट का चेंज आया है प्राइस में और चेंज इन क्वांटिटी जो है वो इनफाइनाइट हो गई है, इसका मतलब अगर सिर्फ 10 यूनिट का चेंज आया हुआ या फिर थोड़ा भी चेंज हुआ, उसकी वजह से इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको करना है, इन्फिनिटी अपॉन 10 दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये आएगा आपका इन्फिनिटी, ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब थोड़ा भी चेंज होगा प्राइस में डिमांड शूट कर जाएगी, बहुत हाई चली जाएगी। इलास्टिक में थोड़ा भी चेंज होगा तो जितना भी चेंज हुआ है उससे थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही रहेगा जो चेंज इन डिमांड होगा, थोड़ा नहीं, मतलब और भी ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना चेंज हुआ उससे ज़्यादा रहेगा। अगर 1% का चेंज हुआ है प्राइस में, ठीक है, तो 1% से ज़्यादा का चेंज जो है क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, मैं परसेंटेज में कर देता हूँ तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, अगर 1% का चेंज हुआ प्राइस में तो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही थी उसमें 1% से ज़्यादा का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या निकल के आएगी, 1 बिटवीन 1 to इन्फिनिटी, इस फॉर्मूले में आप इसको रखेंगे तो, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब अगर 1% का चेंज आ रहा है प्राइस में तो इनफाइनाइट क्वांटिटी में चेंज आएगा, ठीक है, और इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब चाहे अगर 1% का चेंज आ रहा है तो 1% से कम का चेंज डिमांड में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ चावल खा रहे हैं तो चावल का अगर प्राइस बढ़ भी गया तो क्योंकि आपकी डिमांड उतनी है, फूड कंजम्पशन उतना ही है, तो आप
आपका जो चेंज इन डिमांड रहेगा वो कम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आप उतना ही चावल अब भी खाएंगे अगर पैसा ज़्यादा बढ़ भी गया तो भी। तो यही एग्जांपल है इन इलास्टिक का कि अगर 1% चेंज हुआ तो उससे कम ही रहेगा चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ेगी नहीं, या फिर हो सकता है कि उससे कम भी नहीं होगी, या तो सेम रह सकती है या तो 1 से कम रहेगी। ठीक है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1% का अगर चेंज हो, इन इलास्टिक है यहाँ पे, सॉरी, अगर 1% का चेंज होगा तो यहाँ पे नो चेंज होगा इन क्वांटिटी, मतलब कोई चीज़ हो सकता है एसेंशियल हो आपके लिए, उसमें चाहे पैसे का चेंज अगर आ भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिमांड पे, जितना उसको पहले ख़रीदा जा रहा था उतना उसको आज भी ख़रीदा जाएगा। फॉर एग्जांपल नमक है, नमक का अगर हम एग्जांपल लें, नमक सबको चाहिए, नमक का अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बढ़ नहीं जाएगी, जितनी क्वांटिटी है उतना ही है, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट में चाहिए उतना मिल जाता है। ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या रहेगी, ज़ीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक में। और यही चीज़ हम लोग इन इलास्टिक में नहीं देखे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो <<1 रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। अब यूनिटरी का मतलब क्या है कि 1% का चेंज हुआ प्राइस में, 1% का चेंज हुआ डिमांड में, इस वजह से ये 1 आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो ये आपको याद रखना रहता है, ये केवल समझने के लिए है, इसको भूल भी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए इलास्टिसिटी में, इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक में इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, कि थोड़ा सा भी चेंज इनफाइनाइट डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा। और इन इलास्टिक में 1% का चेंज, इससे कम का चेंज होगा डिमांड में। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से लेस। परफेक्टली इन इलास्टिक कि चेंज अगर हो रहा है उससे मतलब नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ज़ीरो रहेगा, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो, जैसे कि सॉल्ट। ठीक है। यूनिटरी 1% का चेंज हुआ, 1% का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इक्वल टू 1। तो इससे हमारा डिमांड का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा पहले चार्ट को चेंज कर लेते हैं। ये सेक्शन भी लगभग डिमांड वाले सेक्शन की तरह ही है, इसमें हमें 1-2 चीज़ें देखनी है, बाकी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी। मीनिंग में क्या है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज़ विलिंग टू सेल, मतलब कि कितनी क्वांटिटी सेलर बेचना चाह रहा है उसे कहते हैं सप्लाई। ठीक है। अब सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो खरीद रहा है उसके लिए डिमांड इंपॉर्टेंट है, जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए ये सप्लायर से पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ठीक है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट में क्या है कि भाई उसको, अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में जा रहा है तो उसका हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिल पाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने में खर्चा कितना आएगा। ठीक है, फिर से प्रॉफिट मार्जिन की बात। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, क्या उसके पास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ वो बनाना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस्ड फूड बनाना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई गन्ने से चीनी बनाना चाह रहा है तो क्या उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि जिससे वो मशीनें हैं, वो मिल है जिसमें वो गन्ने का जूस निकाल करके फिर जो बाकी प्रोसेसिंग है उसके करने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। प्राइस ऑफ इनपुट, फिर से यहाँ पे वही सारी बातें आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली बातें, कि कितना जो इनपुट लग रहा है उसका खर्चा कितना है। ठीक है। फिर हम बात करें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब चीनी है, अब उसका जो सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, गुड़ हो सकता है या फिर शुगर फ्री हो सकता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उन सब की कितनी डिमांड है। उन सब की डिमांड अगर कम है और इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसको लेंगे, अगर इसकी डिमांड कम है ये भी डिसाइड करेगा कि सप्लायर इसको प्रोडक्शन में ले जाना चाहेगा या नहीं ले जाना चाहेगा। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, जो फैक्ट्री से जो फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो उसकी लॉजिस्टिक्स यानी ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कि नहीं है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, अगर ट्रक में लोड होकर के सामान जा रहा है तो पर किलोमीटर कितना खर्चा आ रहा है। सप्लाई चेन जो है, अगर और भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं तो यहाँ से यहाँ सामान किस तरीके से जाता है, कहीं डिले तो नहीं हो रहा है, या हमें मार्केट पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, कितना दूरी है, कितना तेल खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें आप जो है लॉजिस्टिक सप्लाई मैनेजमेंट चेन में सप्लायर देखेगा। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट कर रही है, टैक्स ज़्यादा है, प्रोडक्शन टैक्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट टैक्स ज़्यादा है, क्या सारी चीज़ें हैं वो सप्लायर देखेगा। ठीक है।
नंबर ऑफ सप्लायर कितने हैं, उसको उस सामान को कितने और लोग जो है कि बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, उनसे compete कैसे करेगा एक कोई सप्लायर, तो वो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखेगा। ठीक है। अब अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा दी जाएगी ताकि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया जा सके। अगर केला 50 रुपये दर्जन है, ठीक है, 60 रुपये मान लीजिए, 5 रुपये का एक खिला हुआ, 60 रुपीज़ पर डजन, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है डबल हो गई, फॉर एग्जांपल 120 पर डजन। तो अब क्या होगा, इस डिमांड को मैच कर, क्योंकि डिमांड बढ़ी होगी तभी प्राइस बढ़ी है, तो प्राइस जब बढ़ी है तो अब इसको सप्लाई कंप्लीट की जाएगी या सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया जा सके उस 120 पे। तो सारे सप्लायर जो हैं इसको फुलफिल करना चाहेंगे इस डिमांड को, इसलिए सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसका हम अगर ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसे है। प्राइस टू यहाँ पे है जो कि कम प्राइस है, पहले प्राइस यहाँ पे थी, फिर प्राइस यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे थी तो सप्लाई यहाँ पे थी, S1 कम है, S2 ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया, बट समझ सकते हैं आप। प्राइस 2 से प्राइस 1 की तरफ जा रहे हैं, अब सप्लाई बढ़ा दी गई, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है और डिमांड कर्व इस तरीके से रहता है, इसको सप्लाई कर्व बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई लॉ ऑफ सप्लाई की बात। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्राइस का पढ़ते हैं, और यहाँ पे ये फिर से सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। इलास्टिक सप्लाई जो रहेगी वो बिटवीन 1 to इन्फिनिटी रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब थोड़ा भी चेंज अगर हुआ प्राइस में तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट चली जा सकती है। इन इलास्टिक में 1% का चेंज है अगर प्राइस में आ रहा है तो 1% से कम का जो है सप्लाई बढ़ाई जाएगी। 1% अगर चेंज है, कोई चेंज नहीं हो रहा है सप्लाई में, इसका मतलब इन इलास्टिक है सप्लाई। ठीक है। यूनिटरी मतलब 1% का चेंज अगर प्राइस में हो रहा है तो सप्लाई जो है 1% बढ़ रही है। ठीक है। तो ये होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एकदम सेम टू सेम डिमांड की तरह। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें देखने हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड बराबर हो जाती है क्वांटिटी सप्लाइड की, इसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं। इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब प्राइस का स्टेबल हो जाना, वो क्यों होंगी, क्योंकि क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है उतनी ही सप्लाई कर दी जा रही है। ठीक है। कंपटीशन, यहाँ पे हमें देखना है कि कंपटीशन क्या होता है। सेलर्स compete टू सेल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, सेलर्स के पर्सपेक्टिव से कंपटीशन परफेक्ट हो सकता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंपटीशन परफेक्ट हो सकता है या तो इम्परफेक्ट हो सकता है। इम्परफेक्ट 3 तरह के होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। इन सबको हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, कंपैरेटिव चार्ट, तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। यहाँ परफेक्ट है, यहाँ मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है और मोनोपोली है, ये हमारे इम्परफेक्ट हैं और ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है। पहला पैरामीटर जो है या पहला फीचर हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी रहती हैं। परफेक्ट में मैनी रहेंगे, मतलब परफेक्ट कंपटीशन जब होगा तो जितने लोग, जितने भी बायर हैं, मैनी बायर्स कहा जाता है, मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स रहेंगे। ठीक है, मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सारे जो सेलर्स होते हैं या जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। इसका मतलब पैसा जो है मार्केट डिसाइड करता है किसी प्रोडक्ट का कितना रहेगा। मार्केट डिसाइड करता है मतलब डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। अब इनमें जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो होमोजीनियस रहते हैं, इसीलिए कंपटीशन जो है परफेक्ट बोला जा रहा है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पार्ले जी बना रहा है तो ठीक सिमिलर उसी तरीके का बिस्कुट, ऑलमोस्ट होमोजीनियस जिसको कहा जाएगा कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसी तरीके का पार्ले जी का बिस्कुट कोई और बना रहा है।
अब क्योंकि सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इसीलिए प्राइस भी जो है मार्केट में सेम रहती है और इसको परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो कुछ भी खरीदेगा उसको सारी चीज़ें वही मिलेंगी। ठीक है, यहाँ प्राइस सेटिंग नन है, क्यों? क्योंकि मार्केट डिसाइड करती है प्राइस, ना कि सेलर डिसाइड कर रहा है कि प्राइस कितना है। एंट्री एग्जिट का यहाँ पे मतलब ये है, एंट्री एग्जिट यहाँ पे फ्री होती है इस मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन अगर किसी मार्केट में है तो इसका मतलब है कि कोई भी आकर के जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कोई भी चाहे तो आराम से बिजनेस बंद कर सकता है। ठीक है, एंट्री एग्जिट इसीलिए कहा जाता है कि फ्री है। अब इसका एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चरल मार्केट। अब किस तरीके से ये एग्जाम्पल है, सपोज़ कीजिए एक फार्मर है, वो टमाटर यानी टोमेटोज़ जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अब एक दूसरा फार्मर है वो भी टोमेटोज़ ग्रो कर रहा है। अब इसमें आप डिफरेंस बता ही नहीं पाएंगे कि कौन से खेत का ये टमाटर है या जो भी चीज़ें, सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि ये एक एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का। बट इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर दो टमाटर भी हैं, अगर ये दो डिफरेंट तो ये क्वालिटी में डिफरेंस होगा, वेट में डिफरेंस होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी क्योंकि बहुत क्लोज हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल मार्केट जो एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का वो बहुत क्लोज है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वालिटी के और क्योंकि कोई भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, गेहूं अगर आप मान लीजिए वीट है, वीट आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे इंडिया में। अगर किसी एक रीजन में है, यूपी में ही है, दो डिफरेंट बगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से अगर आप प्रोड्यूस ले जा रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट को, आप डिफरेंस बता ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कंपटीशन, इसीलिए इसको कहा जाएगा एक परफेक्ट कंपटीशन है, या उसके सबसे नज़दीक है एग्रीकल्चरल मार्केट जो है परफेक्ट कंपटीशन के। तो यहाँ पे मैनी फर्म्स रहती हैं, मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स हैं। यहाँ प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है, गेहूँ आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। एंट्री एग्जिट फ्री है, कोई भी जब चाहे तब आ सकता, नहीं आ सकता है। एग्रीकल्चरल मार्केट में यही होता है, आप चाहें तो खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्राइस सेटिंग मार्केट कर रहा है। इन्फ्लुएंस ऑन, इसका मतलब है कि प्राइस टेकर है, जो परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर है वो प्राइस टेकर है। ठीक है, कि जो मार्केट डिसाइड करेगा उस पर वो बेच देंगे। अब जो मार्केट डिसाइड करेगा वो बेच इसलिए देंगे क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो जितने भी सेलर्स हैं, वो जो सेल कर रहे हैं प्रोड्यूस, वो लगभग एक मिनिमम कॉस्ट तो रखेंगे कि भाई कि जो मुझे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना आया है वो सबका मिनिमम ही रहेगा। उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो भी बराबर परफेक्ट कंपटीशन में हो जाता है। ठीक है, वो मार्केट की वजह से हो जाता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स बहुत सारी होती हैं, बट इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन ब्रांड। ठीक है, अभी आप अगर वीवो, ओप्पो को देखें या फिर और भी कोई स्मार्टफोन देखें जो कि एंड्रॉयड का है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे सारे फ़ोन्स निकल रहे हैं। यहाँ पे दो कैमरे, यहाँ पे आपके फ्लैश लाइट, या इस तरीके से और भी निकल रहे हैं, एक कैमरा यहाँ, तो यहाँ तीन कैमरे, यहाँ दो कैमरे हैं। लगभग प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएटेड है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट रिलेटिवली इजी रहती है, मतलब किस ये कंपैरिजन इन सब के हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड और ब्लॉक के, कि इजी थोड़ा सा रहता है बट इतना भी इजी नहीं रहता है कि क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उतना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं रहता। अब प्राइस सेटिंग जो है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रख सकते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा लो भी नहीं जा सकता क्योंकि वो तो लॉस ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ आती है, प्राइस टेकर रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर रहेगा। और इसके एग्जांपल्स हैं आपके फास्ट फूड चेन्स, क्लोथिंग ब्रांड्स हो सकते हैं, और मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल आपको दिया ही। ओलिगोपॉली में, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सेलर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेलर्स पर्सपेक्टिव से है, कंपटीशन सेलर्स के बीच में हो रहा है। ओलिगोपॉली में बहुत ही कम सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन या फिर दूसरा एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। मोबाइल फ़ोन्स में हम देखते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर फ़ोन्स जो है निकाले जाते हैं, ऑलमोस्ट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर ब्रांडिंग ना हो या बाहर नाम ना लिखा हो तो। ठीक है, और अंदर फीचर्स भी सारे वही मिल रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसी तरीके से है कि ऑलमोस्ट कार जो है आपकी दिख वैसी रही है, 4 टायर हैं और पीछे आपका ट्रंक है,
और बोनट है, इंजन है, सिंपल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, सारी कार्स में वही सारी चीज़ें हैं। तो डिफरेंशिएटेड हैं, थोड़ा सा कलर में है, थोड़ा सा मॉडल में डिफरेंशिएटेड है, बट हैं लगभग सेम। अब क्योंकि फ्यू हैं, आप देखेंगे मार्केट में आपको हुंडई मिल जाएगा, आपको मारुति मिल जाएगी, आपको किया मोटर्स मिल जाएगी, किसी की सिस्टर कंपनी है, तो ज़्यादा नहीं है, चुनिंदा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं परफेक्ट में फार्मर्स अगर एग्जांपल ले लेंगे एग्रीकल्चर मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में मैनी है, मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी कंपनीज हैं, ऐसा भी नहीं है कि लिमिटेड है, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल सेलर होता है और इनका जो प्रोडक्ट रहता है वो यूनिक रहता है, और यहाँ एंट्री ब्लॉक्ड रहती है। ओलिगोपोली में एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्टेड इन द सेंस हो सकता है कि बाहर फॉरेन कंपनीज को आप अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके का हो सकता है, या एक सर्टेन कैपिटल पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट रहता है मोनोपोली में, और ये एंट्री ब्लॉक्ड है यहाँ पे। एग्जांपल इसका है इंडियन रेलवेज़, केवल इंडियन रेलवेज़ रन करता है इंडिया में, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, यूनिक है, रेलवेज़, और कोई बना नहीं रहा, और केवल एक ही है जो सेलर है, इंडियन रेलवेज़ है। यहाँ पे प्राइस मेकर है, ठीक है, और प्राइस सेटिंग सिग्निफिकेंट है, मतलब ज़्यादा नहीं रखी जाती, थोड़ी सी रखी जा रही है क्योंकि इंडियन रेलवेज़ है। अब मोनोपोली है तो यही डिसाइड करेंगे कि कितना क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि इंडियन रेलवेज़ पीएसयूज़ है, इसलिए यहाँ पे जो है प्राइस सब्सिडाइज रेट में दी जाती है। अगर यही कोई और किसी प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली होती तो हो सकता है कि वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करती कि हाँ, ब्रिटिश पीरियड में यही था, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, कुछ चीज़ें थी कि हाँ इतने सिग्निफिकेंट लोगों को ही दिया जाएगा जो अमीर हैं, या जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे ब्रिटिश एरा में हमने देखे थे, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मोनोपोली में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोप्सनी का, आप याद रख लीजिए बस, मोनोप्सनी का। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल बायर एक रहता है, सिंगल बायर। अब क्योंकि हम लोग इसको कंपटीशन में नहीं पड़ता, क्योंकि सेलर यहाँ पे सिंगल बायर है, यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है डिफेंस इंडस्ट्री, मतलब इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, या इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, ये सब सिंगल बायर हैं, ठीक है। कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट बनाए, चाहे फॉरेन में बनाए चाहे इंडिया में बनाए, सिर्फ यही बाय करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है मोनोप्सनी का, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये 2-3 बार पूछा गया और भी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब आई होप कि आपको पहले ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, ये सारे कॉम्पिटिशन, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करें तो ये एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। ये किस चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कितने अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है। या फिर कोई अगर 2 कमोडिटीज़ हैं तो उनको मैक्सिमाइज़ कैसे किया जाए, कि मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन दोनों का हो जाए, या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका बेस्ट यूज़ कर पाएँ। या तो हो सकता है अगर हम किसी एक को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, किसी एक को कम करना चाह रहे हैं, तो कोई रिसोर्स बचा ना रह जाए या अंडर यूटिलाइज ना रह जाए, ठीक है, उसकी बात होती है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे किस तरीके से बात हो रही है। एक प्रोडक्ट यहाँ पे है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे है, वाई प्रोडक्ट यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ मेंशन्ड, एक्स प्रोडक्ट यहाँ पे, क्वांटिटी यहाँ इस एक्स एक्सिस पे, ठीक है। टोटल रिसोर्सेज हम मान लेते हैं कि हमारे पास 50 यूनिट हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हम इन दोनों प्रोडक्ट, या तो एक को 50 पूरी क्वांटिटी बना दें, या तो इसको बना दें पूरी 50 क्वांटिटी, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बनाएं, बट टोटल 50 हो सकता है, 50 से कम हो सकता है, बट 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये लिमिट है 50, ठीक है। अब यही बात रहती है, अगर 50 से कम होगा तो उसे कहा जाएगा इनएफिशिएंट, 50 ही रहेगा उसे एफिशिएंट कहा जाएगा कि एफिशिएंट रिसोर्स का यूज़ हो रहा है, और अगर 50 से ज़्यादा रहेगा तो कहा जाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि जब रिसोर्स ही 50 है, लिमिटेड है, 50 यूनिट ही आप बना सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, y की जो क्वांटिटी है अगर वो 30 रह रही है,
ठीक है, और एक्स की क्वांटिटी हम 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल 30 + 5 यानी 35 हो रहा है। अभी भी 50 में से कितना 15 बच रहा है हमारे पास, तो मतलब अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है। मतलब सी पॉइंट पे जो प्रोडक्शन हो रहा है इन दोनों प्रोडक्ट का, 30 यूनिट ऑफ वाई, 5 यूनिट ऑफ एक्स, इसमें भी हमारे पास 15 रिसोर्सेज बच जा रहे हैं। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा कि रिसोर्स आप पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमी में आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर हम यहाँ पे लें, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इस पे देखें, यहाँ पे 40 क्वांटिटीज़ वाई की बन रही हैं, यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ एक्स की। जब हम ये 10 क्वांटिटीज़ एक्स की 40 क्वांटिटीज़ वाई की बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ए मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, जिनका टोटल सम जो है हमारे रिसोर्सेज के बराबर है, तो वो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देगा। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, PPC, ठीक है, या PPF। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से एक एग्जांपल यहाँ पे है, डी पॉइंट है। डी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि वाई क्वांटिटी 50 प्रोड्यूस हो रही है और एक्स क्वांटिटी 60 प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो डी पॉइंट है इसको कहा जाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि टोटल समेशन जो हो रहा है वो 110 का हो रहा है कि इतने प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं 50 के। 50 यूनिट आप बना सकते हैं, या तो दोनों एक इंडिविजुअली 50 बना दीजिए, या तो कंबाइंड 50 होना चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, समेशन के साथ अगर ऑन द कर्व है, मतलब वो सारे पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये कर्व मिल रहा है, उसको कहा जाएगा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी 50 का 50 आप यूज़ कर ले रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये सी वाला पॉइंट, और इम्पॉसिबल ये डी वाला पॉइंट। है ही नहीं रिसोर्सेज तो बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के ऊपर ये CAPF में भी और UPPCS में भी सवाल आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको जानना है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट है जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था, फेमस इकोनॉमिस्ट। तो थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग्स। ठीक है, और मतलब जो इसका दूसरा जो सही मीनिंग है वो उसका कहने का होता है कि फिजूल खर्ची ना करना या संभल के पैसे को खर्च करना। उससे एक मतलब निकल के आता है, थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स है, सेकंड मीनिंग। ठीक है, अब पैराडॉक्स का क्या मतलब, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। समझ रहे हैं, एक स्टेटमेंट में दो कॉन्ट्राडिक्शन। किस तरीके से पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यानी सेविंग का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, किस तरीके से, वो इस कॉन्सेप्ट में भी आप समझेंगे कि कैसे है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि अगर आप सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेविंग्स अगर आप बढ़ा रहे हैं तो सेविंग्स कम हो जाएगी इकॉनमी में। यही है पैराडॉक्स, कि अगर कोई सेव कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप फ्यूचर में कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप अपने करियर में कोई कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए पैसा बचा रहे हैं, या फिर आप कोई कार लेना चाहते हैं पैसा बचा रहे हैं, या शादी करना चाह रहे हैं पैसा बचा रहे हैं, तो आप सेव करेंगे, आप सेव करके बैंक में डाल देंगे। कीन्स कह रहे हैं कि अगर आप सेव करेंगे ना, और सब लोग सेव कर रहे हैं, तो सेविंग्स घट जाएगी। क्यों घट जाती है, अब क्या होता है जब सब लोग सेव करते हैं तो उसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाती है। ठीक है, सब लोग बचा के रखना चाह रहे हैं, इसकी वजह से अब जब तक सेविंग हो रही है तो कोई मार्केट में डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि हमें पैसा बचा के चलना है, हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है उसको सेव करते जा रहे हैं। इसकी वजह से कंजम्पशन गिर जाएगा। जब कंजम्पशन गिर जाएगा तो जो प्रोडक्ट्स यानी डिमांड जिन जिन प्रोडक्ट्स की कम हो गई, अब ये आपने जो सेव किया है, स्पेंडिंग कम कर दी है, ये आप कहीं और स्पेंड कर सकते हो सकता है आप खा सकते थे, आप कपड़ा पहन सकते थे, दूसरे खरीद सकते थे, या कहीं घूमने जा सकते थे, वहाँ आपके पैसे खर्च होते। तो इकोनॉमी आपकी रन करती रहती, पैसा उसमें आता रहता, फ्यूल आता रहता, बट आपने फ्यूल की सप्लाई जो है कम कर दी, क्योंकि आप बचा के रखना चाह रहे हैं अपने लिए। अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन कम हो गया, सेविंग्स बढ़ गई। लॉन्ग रन में क्या होगा, ये जो कंपनीज हैं या जो फर्म्स हैं उनके प्रॉफिट्स गिरने लगेंगे। जब प्रॉफिट्स कम आएगा, मार्जिन कम आएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो इनके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी सैलरी देना, पेंशन देना, जो भी सारी चीज़ें वो दे नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो हाउस होल्ड की इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब हाउस होल्ड की इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो शुरुआत तो आपने सेविंग्स की है, बट अब आपके पास कुछ समय बाद पैसे ही नहीं आएंगे। इसकी वजह से सेविंग्स जो है ओवरऑल इकोनॉमी में डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ तक तो ये वाली बात थी कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब इसकी वजह से फर्दर आगे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। सेविंग्स जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो सेविंग्स रहती हैं, वो बैंक फर्दर लोन देती हैं। लोन देने के बाद जो भी फर्म्स उसको लोन लेती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका
डिक्रीज़ कर जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी सेविंग्स अगर आप बढ़ा रहे हैं तो सेविंग्स घट जा रही है। हालांकि इकोनॉमी को रन करने के लिए सेविंग्स की ज़रूरत है, बट अगर सभी लोग करेंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। यही है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। अब एक दो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक हमें जानना है मार्जिनल रेवेन्यू और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानना है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू, मतलब कि अगर हम एक यूनिट, अभी तक हम कुछ कार बना रहे थे, ढेर सारी कार्स बना रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्स बनाते जा रहे थे, कार्स बनाते जा रहे। मार्जिनल रेवेन्यू ये कहता है कि अगर हम एक यूनिट कार बनाएं तो उससे हमको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, उसकी वजह से कितना रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब एक यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल प्रोडक्ट। अभी तक आपने 100 आइटम बेच दी हैं, 100 कार्स बेच दी हैं, अब आप 101st कार जब बेच रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, तो वो एक कार जब आप बेच रहे हैं तो आपका कितना इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू में, वही मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू नॉट चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अदर, ठीक है। अब इसको समझिए, फिर से हम लोग समझते हैं। कार का एग्जाम्पल, आपने कार ले ली, ठीक है। अब आप जब फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं, एक आप गए कार खरीदने, एक कार ये थी, एक कार ये थी, ठीक है, कार 1 कार 2। अब आपने सोचा कौन सी कार लें, आपने सारे स्पेसिफिकेशन हर चीज़ देखा, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, आप इस कार को ले लिए, कार 1 को आपने परचेज़ कर लिया। कुछ दिन बाद आपको लगता है कि यार कार 2 खरीद लेनी चाहिए थी, तो मुझे ये वाला फ़ायदा हो जाता। फॉर एग्जांपल इसका माइलेज अच्छा था बट इसके फीचर्स अच्छे थे, बट आपको बाद में पता चला यार खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इसका जो माइलेज है वो अच्छा है, इसमें तेल की बहुत बचत होती। तो जितना तेल की बचत होती वो जो अमाउंट होता वो तो आपका चला गया, उसी को कहा जा रहा है ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आपने एक ऑप्शन चूज़ किया ओवर दूसरे, मतलब दूसरा एक ऑल्टरनेटिव था उसको आपने नहीं चूज़ किया, तो वो जो आपका चला गया है ऑप्शन, जिसको आप चूज़ कर सकते थे, जिसको आपने चूज़ नहीं किया ऑप्शन 2, उसकी जो कॉस्ट थी उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कही जा रही है, कि मतलब उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता था वो आपका आप नुकसान हो गया, ठीक है। इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज करने की कोशिश की जाती है। इससे मतलब क्या होता है कि आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें। इकोनॉमिक्स में या फिर किसी भी इकोनॉमी में ये कोशिश की जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम की जाए, मतलब कि कोई हम ऐसा ऑप्शन चूज़ ना कर लें या कोई हम ऐसा डिसीजन ना ले लें। मान लीजिए रेपो रेट हमें 4.5 करना था और हमने रेपो रेट 5 कर दिया या 4 कर दिया, हमें बाद में पता चलता है कि हम 4.5 कर दे तो हमको यहाँ से बेनिफिट हो सकता था, तो वो हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की मतलब आपने वो चीज़ लॉस कर दी, वो आप पा सकते। तो यही कम करना रहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम करिए। अगर आप 4.5 पे आपको रखना था, आप 5 की जगह पे आप कोशिश कीजिए, इस तरीके का आप एनालिसिस कीजिए, सारी चीज़ें करिए कि आप 4.6 पे रख लीजिए, 4.8 पे रख लीजिए, जितना कम कर सकें उतना बेहतर है, ठीक है। अब क्योंकि कोई आप बता नहीं सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ आपको ये लगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो सकती थी या ये नहीं हो सकती थी, ठीक है। बट टेक्निकली क्या कहा जाएगा, बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू नॉट चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अदर। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कर्व हैं, ये यूपी पीसीएस में चारों एक साथ पूछे थे मैच द फॉलोइंग में, बट इंडिविजुअली अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं लॉरेंस कर्व को, ठीक है। लॉरेंस कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनकम इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकम या फिर वेल्थ है, इस वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन है आपकी, एक्स एक्सिस पे ये भी 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी ये जो लाइन है ये परफेक्ट इक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है, और लॉरेंस कर्व जो है इन इक्वालिटी प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये जो लॉरेंस कर्व है, आपको बस इतना याद रखना है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इनकम या फिर वेल्थ इन इक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब लॉरेंस कर्व से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है जीनी कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि इनक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जो निकलता है वो किस तरीके से निकलता है कि ये जो परफेक्ट इक्वालिटी और लॉरेंस जो कर्व है इसके बीच का जो एरिया है
दिस अपॉन टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, ये ए अपॉन दिस टोटल एरिया यानी ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका जीनी कोफिशिएंट देता है। तो आपको ये याद रखना है कि लॉरेंस कर्व से आप जीनी कोफिशिएंट निकालते हैं और लॉरेंस कर्व जो है इनकम इनक्वालिटी बताता है या फिर वेल्थ इनक्वालिटी बताता है, ठीक है। एक है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ये कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेबल रिलेशनशिप है और इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी कम होगी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये फिलिप्स कर्व बताता है हमें। यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन है, यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट I1 यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे I2 है। इन्फ्लेशन यहाँ से यहाँ बढ़ गया। अब पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ हुआ करती थी दिस पॉइंट पे I1 पे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ, यानी यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा इससे। यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 से 2 हो गई जब आपका इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा। इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब ठीक उल्टा होगा, इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये फिलिप्स कर्व बताता है। लॉरेंस कर्व इनक्वालिटी बताता है, इनकम इनक्वालिटी। अब एक है एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या बताता है कि ये जो अभी हमने पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी को रिप्रेजेंट करता है एंजल कर्व। इसका मतलब कि इनकम के चेंज होने पर डिमांड किस तरीके से चेंज हो रही है वो बताता है। इनकम 1 यहाँ पे है, क्वांटिटी 1 आप किसी प्रोडक्ट की यहाँ डिमांड कर रहे हैं। अब इनकम 2 यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ गई है, अब आपने डिमांड अपनी क्वांटिटी जो भी आप खरीद रहे हैं उसकी बढ़ा दी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंजल कर्व, इनकम वर्सेस डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, ठीक है। फिर आता है लेफर कर्व, ठीक है। लेफर कर्व जो है ये बताता है कि ये रिलेशनशिप बताता है। सारे ग्राफ्स जो हैं, सारे कर्व जो होते हैं रिलेशनशिप बता रहे हैं दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन और इनकम वेल्थ, मतलब कि कितना पॉपुलेशन में कितने लोग, इनकम इक्वालिटी कितनी है वो ये बता रहा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन है, यहाँ इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे लेफर कर्व में टैक्स रेट परसेंट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में अंतर है। इसका मतलब कि एक सर्टेन पॉइंट तक अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे आपको एक पॉइंट पे मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा, बट उसके बाद जब आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे ना तो आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 100% आपने टैक्स रेट कर दिया, कोई काम नहीं करना चाहेगा, कोई जॉब में नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप 100% जितना भी आप कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं या 1000 रुपये कमा रहे हैं, पूरा पूरा गवर्नमेंट रख ले रही है टैक्स में, 100% टैक्स है, तो कोई क्यों ही काम करेगा, ठीक है। अब ये 50% वाली, अब इस लाइन पे सारे इकोनॉमिस्ट जो है एग्री करते हैं, ये जो मैक्सिमम रेवेन्यू वाला पॉइंट है, कोई कहता है यहाँ पे है, कोई कहता है इस पॉइंट पे है, कोई यहाँ पे, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक मैक्सिमम रेवेन्यू का पॉइंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि कब से वो गिर रहा है। हो सकता है डिफरेंट इकोनॉमी से डिफरेंट ये मैक्सिमम रेवेन्यू को पॉइंट रहा है, ठीक है। कोई इकोनॉमी हो सकती है इसके बाद ही यहाँ से डिक्रीज़ करने लगे, कोई हो सकती है यहाँ पे आकर डिक्रीज़ करे, ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाए। तो ये बात है कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में रिलेशन बताता है लेफर कर्व, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये आज का ये जो पहला लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ का, ये यहाँ फिनिश होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। DIS लैब है टेलीग्राम चैनल का नाम, और वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं PDF अपलोड करूँ फाइनली, जब प्रिपेयर हो जाए, तो एक एक करके बार बार डालना नहीं पड़ेगा, या जो भी रहेगा जिस हिसाब से आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से मैं आपको दे दूँगा। तो एक बार वापस गो थ्रू करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। यहाँ पे हमने 4 कर्व पढ़े लास्ट में। उसके पहले हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो फॉरगॉन बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू, एक यूनिट प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग बढ़ाएंगे, सेविंग ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसका बेस्ट यूज़ क्या करेंगे वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताता है, ठीक है। परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन जिसमें ये तीनों इम्परफेक्ट हैं, ये परफेक्ट है, ठीक है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई बराबर, प्राइस स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई डिटर्मिनेंट्स इजी, लॉ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
अब यहाँ पे ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लॉ, यहाँ पे डिमांड का, क्वांटिटी कमोडिटी, कस्टमर जो परचेज करना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जनरल सेंस में यूजफुलनेस, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक नॉट इक्विवेलेंट टू यूजफुलनेस, स्मोकर का एग्जांपल हमने देखा। यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन वांट देखा। यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव है ये जाना, ठीक है। नो एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। फिर डिमेरिट गुड्स जिनका कोई फ़ायदा नहीं, अल्कोहल या टोबैको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मिल्क, टी लीव्स, ठीक है। एक्सक्लूडेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, राइवल एंड नॉन राइवल गुड्स बेस्ड ऑन इनकम, नॉर्मल कंफर्ट, लग्जरी। वही एग्जांपल पुअर वाला, पुअर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए एजुकेशन लग्जरी है, मिडिल क्लास इंसान के लिए वो कंफर्ट है, और एक अमीर इंसान के लिए वो नॉर्मल है। बेस्ड ऑन प्राइस, जो लॉ ऑफ डिमांड वो फॉलो करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड वो फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉलो नहीं करते हैं उनमें से गिफन गुड है, वेबलन गुड है। गिफन गुड इन्फीरियर गुड का एक टाइप होता है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, जो टेंजिबल है उन्हें गुड्स कहा जा रहा है, जो नॉन टेंजिबल उन्हें सर्विसेज कहा जा रहा है। बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाइनल दो तरह के हैं, कैपिटल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स इनको एज अ फाइनल गुड यूज़ किया जा सकता है, या इनको दोबारा प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, ठीक है। अगर कोई आपने मशीन बना दी है, सपोज करिए आपने एक रोबोट बना दिया है जो कार को पेंट करता है, अब वो उसको आप जो है कि वापस प्रोडक्शन में या फैक्ट्री में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो वो करेगा। या फिर एग्जांपल इसका सबसे आसान है कार। कार एक आप पर्सनली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक आपने ऊबर में लगा दी, ठीक है। ये आपका कैपिटल गुड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कार है ये आपका कंज्यूमर गुड हो जाएगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ गुड हमने देख लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देख लिया क्या क्या हमने पढ़ा। तो यहाँ से हमने टाइप्स ऑफ गुड, लॉ, डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम, कंपटीशन, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, पैराडॉक्स ऑफ थ्री अदर टर्म्स, सारी चीज़ें पढ़ ली। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिया। तो हमारा जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ये हमारा फिनिश हुआ। अब हमारा जो और ज़्यादा काम का है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 के बाद से नेशनल इनकम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये लेक्चर सीरीज़ हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।